हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सितंबर 2023 के करंट अफेयर को। इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत हमारा टॉपिक जो चल रहा है वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। इसमें अभी तक हमने इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा पार्ट सेकंड रहेगा, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे संबंधित सुर्खियों के बारे में कि क्या सितंबर माह में समसामयिकी घटनाक्रम रहा है। इन सब के बारे में विस्तृत में चर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। पहली सुर्खियाँ आती है हाइपरलूप के बारे में। हाइपरलूप के संदर्भ में जानते हैं कि यह आखिर होता क्या है। हाइपरलूप टाटा स्टील और टू टीआर हाइपरलूप ने हाइपरलूप तकनीक के विकास को संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। यूटीआर हाइपरलूप आईआईटी मद्रास में संचालित एक डीप टेक स्टार्टअप है। हाइपरलूप यात्रियों और कार्गो के लिए प्रस्तावित एक अल्ट्रा हाई स्पीड युक्त एक जमीनी परिवहन प्रणाली है, जिसकी गति जो 700 मीटर से घंटे वे मील प्रति घंटे से अधिक होती है। हाइपरलूप की अवधारणा को एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स तथा अन्य कंपनियों द्वारा प्रचारित किया गया। इसके 3 मुख्य घटक होते हैं, जिसमें ट्यूब, पोर्ट और टर्मिनल इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत जाने कि यह ट्यूब एक बड़ी पॉड के आने जाने तथा मार्ग को छोड़कर पूरी तरह से बंद या कम दबाव वाली क्षमताओं वाली प्रणालियों या वैक्यूम ट्यूब या आमतौर पर एक लंबी सुरंग होती है। पॉड एक कोच होता है जिस पर वायुमंडलीय दाब के बराबर दबाव को बनाए रखा जाता है और जिसमें चुंबकीय प्रणोदन का उपयोग किया जाता है, जो ट्यूब के भीतर वायु प्रतिरोध या घर्षण को काफ़ी हद तक कम या समाप्त कर देता है। अब आता है टर्मिनल पॉड के आगमन या प्रस्थान को प्रतिबंधित करता है, जिसके लाभ में देखा जाए तो यह बड़े शहरों के बीच हवाई यात्रा की तुलना में सस्ता विकल्प होगा और साथ ही है इस यात्रा के समय और प्रदूषण में भी कमी आएगी। इसके अंतर्गत इत्यादि ये प्रमुख पॉइंट होते हैं। अब आता है हमारे संदर्भ में हम जानते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निक काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। गुजरात में भारत के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाले काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिचालन का शुरुआत हुई। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर को स्वदेशी रूप से विकसित करने वाला सबसे बड़ा संस्करण भी है। इस संयंत्र को 2020 में अपनी प्रथम क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है और यह संयंत्र तब क्रिटिकलिटी प्राप्त करता है जब प्रत्येक विखंडन घटना इतनी पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन रिलीज करती है और चालू श्रृंखला अभिक्रियाओं की जारी रखती है। PHWR में एक प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में और भारी जल को मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके संदर्भ में आता है अब आता है कि भारत का 3 चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में। इस परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में जानें कि यह किस तरीके का होता है। यह कार्यक्रम हॉबी भाभा ने देश में यूरेनियम संसाधनों के सीमित भंडार को देखते हुए 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी, जिसमें चरण फर्स्ट दिया गया है, चरण सेकंड आता है और चरण थर्ड आता है। चरण फर्स्ट में भारी जल रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग करते हैं और प्लूटोनियम का उत्पादन किया जाता है। चरण सेकंड में ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और प्राकृतिक यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है तथा यह थोरियम को U233 में परिवर्तित करने के लिए ईंधन चक्र को शामिल किया जाता है। और चरण 3 में इसमें रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम और यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। थोरियम U233 में परिवर्तित हो जाता है, जो कि रिएक्टर को शक्ति प्रदान करता है। तो इसके चरण फर्स्ट, चरण सेकंड और चरण थर्ड के अंतर्गत इसमें यह एक परमाणु कार्यक्रम होता है। अब आता है कि काकरापारा परमाणु ऊर्जा के 3 के बारे में कि यह निम्नलिखित उन्नत सुरक्षा सुविधाएं शामिल की गई हैं, जिसमें पहली आती है पतली दीवार वाली प्रेशर ट्यूब, जो कि सीमा से अधिक दबाव को कम करने वाले व्यास को इन ट्यूब की श्रृंखलाओं में वितरित करके अत्यधिक दबाव के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जाता है। दूसरा आता है पैसिव डे के हीट रिमूवल सिस्टम, जिसे जापान की फुकुशिमा जैसी परमाणु दुर्घटनाओं की आशंका को समाप्त करने के लिए जनरेशन 3+ संयंत्रों हेतु अपनाई गई समान तकनीक की तर्ज पर शामिल किया गया है। फिर आता है इसके अंतर्गत देखते हैं कि यह स्टील लाइन कंटेनमेंट से रिलेटेड होता है, जो कि एक शीतलक हानि से होने वाली दुर्घटना के मामले में विस्फोट के दबाव को कम करने के लिए किया जाता है। और शीतलक हानि दुर्घटना रिएक्टर में प्राथमिक शीतलन प्रणाली से भारी जल शीतलक के रिसाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत इस समय अपने 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रमों को दूसरे चरण पर है, जिसमें नाभिकीय संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम 235 समस्थानिक को 3 से 5%
50% तक संवर्धन किया जाता है। अब आता है दूरसंचार प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के संदर्भ में कि ट्राई ने दूरसंचार प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने की परामर्श जारी किया हुआ, जिसके संदर्भ में इस परामर्श पत्र का उद्देश्य मौजूदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम की समीक्षा करना हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने वाले और आने वाली बाधाओं को पहचान और सूचना प्रौद्योगिकी संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुधार के लिए कुछ उपायों की सिफारिश करना शामिल होता है। यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत ट्राई को दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सिफारिश के दायित्व का कार्य सौंपा गया है। आईसीटी क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के महत्व को देखा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना की सुरक्षा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के विकास में मदद करेगा। उद्योग 4.0 को समर्थन मिलेगा और ऐसे नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा जो स्वचालन प्रणाली, पूर्वानुमान, सक्षमकारी विश्लेषण और रियल टाइम आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी। उपभोक्ताओं को संतुष्टि मिलेगी जिससे साइबर हमले से बचाया जा सकेगा। अब आता है इसके संदर्भ में जानते हैं, इसके संदर्भ में जाने इसकी चुनौतियों के संदर्भ में, जिसमें आता है कि दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शामिल संगठनों की संख्या कम है। कमजोर इंटरलिंकेज के कारण अनुसंधान का अधिक व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा है और आईसीटी क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई केंद्रीकृत प्रशासनिक संस्था मौजूद नहीं होती है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हार्डवेयर की बजाय सॉफ्टवेयर पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। इस वजह से उत्पादों का विकास अधिक नहीं हो पाता है और दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र निष्क्रिय हो जाते हैं। अब आता है कि दूरसंचार क्षेत्र में शुरू की गई पहलों में पहली आती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स ने स्वदेशी 4G और 5G की प्रौद्योगिकियों विकसित की है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 की घोषणा की गई है। दूरसंचार क्षेत्र के उत्पाद से संबंधित प्रोत्साहन योजना चलाई गई है। इसके संदर्भ में आता है। फिर आता है कि IIT मद्रास ने एक स्वायत्त अनुसंधान सोसाइटी वायरलेस टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की हुई है। अब आता है कि भारत में अनुसंधान एवं विकास की स्थिति के बारे में जाने कि GDP की तुलना में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को 0.7% व्यय होता है, जो विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर औसत व्यय का 1.5 से 3% के बीच होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में USA का 24%, चीन का 23% और जापान का 21% होता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में 40वां स्थान रखता है, जो कि वर्तमान रैंकिंग के 2021 में 6 स्थानों में सुधार हुआ है और अभी प्रेजेंट में 46वीं रैंक पर है। तथा स्वचालित मांग मतलब पहले 46 था, अभी 40वें स्थान पर है 2022 में। स्वचालित मार्ग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 100% रही और पेटेंट आवेदन और मंजूरी के संदर्भ में 7 वर्षों में वृद्धि में 1.5 गुना और 5 गुना वृद्धि देखी गई। अब आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में कि केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष ऑस्ट्रेलिया में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की खरीद को खरीदने का निर्णय लिया है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक प्रायोगिक दवा है जो वर्ष 2018 में केरल के निपाह वायरस में प्रकोप के दौरान संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए इसका आयात किया गया था। निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है। यह दूषित भोजन के सेवन से या संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क से भी लोगों में फैल सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक कृत्रिम एंटीबॉडी होती है जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र पर कार्यप्रणाली को नकल करती है और इनका उत्पादन एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और इस प्रक्रिया में मानव रक्त में विशेष प्रकार के एंटीबॉडी को प्राप्त किया जाता है और उनका क्लोन बनाया जाता है। ये केवल एक एंटीबॉडी के क्लोन होते हैं जो कि केवल एक एंटीजन से आबद्ध होते हैं और ये एक ही मूल कोशिका से प्राप्त सजातीय हाइब्रिड कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। इसके संदर्भ में है। अब आता है इसके संदर्भ में जाने की दूसरी ओर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी मिश्रित एंटीबॉडी होती हैं जो अलग अलग बी कोशिका वंशक्रम को स्रावित करते हैं। इसका उपयोग कैंसर, एबोला, HIV आदि के उपचार में किया जाता है। MABS वायरल एनवल्व के एक हिस्से से प्रभावी ढंग से बन जाते हैं और यह एनवल्व जो होते हैं वह मानव शरीर में प्रवेश करने पाने के लिए मानव कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं। इस तरह से यह वायरस को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर देते हैं तथा इससे संबंधित चिंताओं को देखा जाए तो इसके उपयोग से शरीर में विविध साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसके कुछ उदाहरण हैं जैसे साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम रिएक्शन, एलर्जी, एटोपिक विकार, प्रतिरक्षा प्रणाली में विकार उत्पन्न इसके अंतर्गत होते हैं। अब आता है एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडी जो होती है हमारे शरीर में सुरक्षात्मक प्रोटीन है और ये हमारे शरीर में किसी बाहरी तत्व या एंटीजन की उपस्थिति में प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पन्न करते हैं।
प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पन्न होती है। अब आता है WHO की उच्च रक्तचाप रिपोर्ट के बारे में कि यह WHO की उच्च रक्तचाप पर पहली रिपोर्ट है। इसे ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन द रेस अगेंस्ट साइलेंट किलर शीर्षक के में जारी किया गया। उच्च रक्तचाप के बारे में जानें कि असामान्य से अधिक रक्तदाब की स्थिति को उच्च रक्तदाब कहा जाता है। इसे डायस्टोलिक या सिस्टोलिक रक्तदाब स्तर के आधार पर मापा जाता है। सिस्टोलिक रक्तदाब दिल की धड़कन के समय धमनियों पर पड़ने वाले दबाव की माप होती है। वही डायस्टोलिक रक्तदाब दो धड़कनों के बीच धमनियों पर दबाव माना जाता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो जिसमें पहला आता है कि विश्व स्तर पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में उच्च रक्तचाप की स्थिति अधिक पाई जाती है। भारत में 31% आबादी उच्च रक्तचाप की समस्या से ग्रस्त है और उच्च रक्तचाप से ग्रस्त केवल 37% भारतीय ही इसकी जांच करवा पाते हैं। केवल 30% ही उपचार मिलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में उच्च रक्तचाप को बेहतर नियंत्रण में भारत में 2040 तक 4.6 मिलियन लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। अब आता है इसके संदर्भ में देखा जाए कि उच्च सिस्टोलिक रक्तचाप के कारण हृदय रोग से होने वाली मौतें पुरुषों में 51%, महिलाओं में 54% से अधिक देखी जाती हैं। उच्च रक्तचाप के मुख्य कारकों को देखा जाए तो जिसके अंतर्गत आता है जैसे अधिक नमक का सेवन करना, तंबाकू का सेवन करना, मोटापा, शराब का सेवन करना और शारीरिक व्यायाम नहीं करना इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है कि भारत द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानते हैं जिसके अंतर्गत पहला आता है कि भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल या केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और WHO इंडिया द्वारा शुरू की गई एक सहयोगात्मक पहल है। इसका उद्देश्य प्रमाणिक उपचार प्रोटोकॉल, नियमित दवा आपूर्ति तथा रोगी केंद्रित देखभाल कार्य साझा करना और डिजिटल सूचना प्रणाली का उपयोग करके उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करना होता है। अब जानते हैं गुजरात घोषणा पत्र के बारे में। गुजरात घोषणा पत्र विश्व स्वास्थ्य संगठन में पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आउटकम दस्तावेज गुजरात घोषणा पत्र जारी किया हुआ है। इसमें देशज ज्ञान विविधता, पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की गई है। यह दस्तावेज पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन करने के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में पारंपरिक चिकित्सा के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। अब आता है स्क्रब टाइफरस रोग के बारे में। यह इस रोग का कारण इस रोग से ओरिएंटिना तुतुसुंगामुसी नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। वाहक बैक्टीरिया या संक्रमित चिंगर्स के अलावा माइट्स के काटने से फैलता है तथा स्क्रब टाइफस के बचाव में टीका उपलब्ध नहीं होता है। इसके सामान्य लक्षण में बुखार, सर दर्द, शरीर में दर्द और कभी कभी दाने निकलना होता है। अब आता है इसके संदर्भ में और भी जानें कि यह प्रभावित क्षेत्र है जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अब आता है तस्मानियाई बाघ के RNA का अध्ययन के बारे में कि शोधकर्ताओं ने पहली बार किसी विलुप्त प्रजाति के RNA को अनुक्रमित किया है। तस्मानियाई बाघ को थाईलासिन भी कहा जाता है। यह कुत्ते के आकार का धारीदार त्वचा वाला मांसाहारी मार्सुपियल होता है। ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के द्वीपों में पाया जाता है। DNA के बाद DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की तरह RNA भी आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करता है, साथ ही प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। वही DNA में किसी अजीब के आनुवंशिक कोड को संग्रहित किया जाता है। फिर आता है कि DNA के से प्राप्त आनुवंशिक सूचनाओं में वाहक की भूमिका निभाता है और यह किसी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक प्रोटीन को संश्लेषित करता है या कोशिका चयापचय को भी विनियमित करता है तथा इसके लाभ को देखा जाए तो इस समीकरण में प्रजातियों के चयापचय विनिमय से संबंधित जानकारी मिलती है और इससे पूर्व में आई महामारियों के कारणों को समझने में भी मदद मिलती है। अब आती है डॉली भेड़ के बारे में। डॉली भेड़ के संदर्भ में देखा जाए तो डॉली कोलोन भेड़ को बनाने की टीम का नेतृत्व करने वाले सर इयन बिलमुट का हाल ही में निधन हो गया है। डॉली वैक्स कोशिका में क्लोन से किया जाने वाला पहला स्तनपायी था तो डॉली को सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर नामक एक क्लोनिंग विधि का उपयोग करके जन्म दिया गया था। इसके अंतर्गत यह अंडाणु कोशिका में एक केंद्रक को हटा दिए SCN जो ये टेक्निक है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। इस टेक्निक में अंडाणु कोशिका के केंद्रक को हटा दिया जाएगा। उसकी जगह पर डोनर वैक्स कोशिका के केंद्रक का उपयोग किया जाता है। चूंकि कोशिका का 99.9% DNA क्रोमोसोमल DNA के केंद्रक के रूप में मौजूद होता है और इसमें क्लोन के रूप में विकसित जीव में मूल डोनर कोशिका के समान ही DNA मौजूद होते हैं। फिर आता है कि ब्रह्मांड विस्तार से जुड़े विवाद के बारे में जानते हैं कि शोधकर्ताओं ने ब्रह्मांड विस्तार से जुड़े विवाद के लिए एक नया तरीका अपनाया हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है 13.7 बिलियन अरब वर्ष पहले हुई थी।
बिलियन वर्ष पहले हुई थी तथा इसके संदर्भ में यह खगोलविदों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बिग बैंग की घटना को जिम्मेदार माना है। इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में ब्रह्मांड केवल एक बिंदु में था, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार और फैलाव होता गया। यह इतना बड़ा हो गया कि जितना वर्तमान में इसका विस्तार अब भी लगातार जारी है। ब्रह्मांड के विस्तार की पहली गणितीय व्याख्या 1929 में एडविन हबल के द्वारा की गई थी तथा हालांकि ब्रह्मांड के विस्तार की परिशुद्ध दर का पता लगाना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। हबल स्थिरांक की गणना निम्नलिखित द्वारा की जाती है, जिसके संदर्भ में पहला देखते हैं। यह एक ऐसा सुपरनोवा के दौरान उत्पन्न चमक का परीक्षण करते हुए तुलना करके किया जाता है जिसमें सुपरनोवा अंतरिक्ष में किसी तारे में होने वाला सबसे बड़ा विस्फोट होता है। दूसरा आता है इसके अंतर्गत कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का होना, जो कि बिग बैंग की परिघटना में शेष बचे विकिरण के बदलाव का विश्लेषण करते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उपयोग करके ये तरंगें स्पेस टाइम में तब उत्पन्न होती हैं जब विशाल खगोलीय पिंड जैसे न्यूट्रॉन आपस में टकराते हैं। हालांकि हबल स्थिरांक के मापन के लिए एक विसंगति मौजूद होती है, क्योंकि हबल स्थिरांक का अनुमान लगाने वाली सभी तीनों पद्धतियां ब्रह्मांड के अलग अलग चरणों में प्राप्त जानकारी पर आधारित होती हैं। CMB अत्यधिक नवीन ब्रह्मांड पर आधारित होता है, जबकि अन्य दो पुराने ब्रह्मांडों पर आधारित होता है। वर्तमान शोधकर्ताओं ने हबल स्थिरांक को निर्धारित करने के लिए गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग और उनके समय पर विलंबों से संबंधित गणनाओं का अध्ययन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग एक परिघटना होती है जिसके अंतर्गत अधिक दूर से चमकने वाले प्रकाश को उनके स्रोत और प्रेक्षक के बीच में आने वाले किसी पिंड की गुरुत्वाकर्षण द्वारा मोड़ दिया जाता है और अपनी ओर खींचा जाता है, जिस वजह से सुदूर आकाशगंगाएं अधिक उज्ज्वल प्रतीत होती हैं। फिर आता है इसके संदर्भ में जानते हैं CE-20 या क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। इसरो ने गगनयान मिशन के इस्तेमाल में होने वाली क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है। क्रायोजेनिक इंजन क्रायोजेनिक तापमान जो कि -150 से -273 डिग्री सेल्सियस पर ईंधन का उपयोग करते हैं और ये ठोस तरल प्रणोदक इंजनों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। यह तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन प्रणोदकों के संयोजन का उपयोग करके गैस जनरेटर चक्र का उपयोग करने वाला पहला क्रायोजेनिक इंजन होता है और इसकी क्षमता 28 टन की होती है। इसका उपयोग भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 के ऊपरी चरण में किया जाता है। MK3 के प्रथम चरण में किया जाता है। अब आता है नासा का ओरिसिस रेक्स क्षुद्रग्रह सैंपल कैप्सूल के बारे में। यह कैप्सूल क्षुद्रग्रह से लेकर सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस लौटा है। यह ओरिसिस रेक्स ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर मिशन को 2016 में लॉन्च किया गया। यह पृथ्वी के निकट क्षुद्रग्रह वेन्यू का परीक्षण करने वाला नासा का प्रथम मिशन है। अब आता है अक्टूबर 2020 में ओसिरिस REX अंतरिक्ष यान में क्षुद्रग्रह वेन्यू से धूल और कंकड़ के नमूने एकत्र किए गए। क्षुद्रग्रह ऐसे चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और 4.6 अरब वर्ष पूर्व निर्मित सौरमंडल के अवशेष होते हैं। इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्रहों के बीच अधिक छोटे होते हैं। वेन्यू एक प्रकार का क्षुद्रग्रह है, अर्थात यह महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बन और अन्य खनिज धारित करता है, इसलिए यह इस पर आपतित होने वाले प्रकाश को केवल 4% ही परावर्तित करता है। इसकी तुलना में पृथ्वी लगभग 30% और शुक्र लगभग 67% का प्रकाश को परावर्तित कर देती है। फिर आता है कि वेन्यू सौरमंडल के निर्माण में शुरुआती 10 मिलियन वर्षों में निर्मित हुआ है और अरब वर्षों के बाद भी इसमें बहुत अधिक संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुए हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि इसकी सतह से नीचे सौरमंडल की उत्पत्ति के समय रसायनों और चट्टानों के मौजूद होते हैं। अब आता है कि क्षुद्रग्रह से प्राप्त सैंपल महत्व के बारे में कि इससे पृथ्वी के निर्माण के साथ साथ कार्बनिक पदार्थों तथा जल की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। और गौरतलब है कि कार्बनिक पदार्थों तथा जल की उत्पत्ति से ही पृथ्वी का जीवन संभव हुआ है। यह संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रहों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेगा, जिससे संपूर्ण मानव जगत का कल्याण होगा। अब आता है क्षुद्रग्रह या धूमकेतु के सैंपल पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किए गए अन्य मिशन, जिसमें दूसरा है स्टारडस्ट अंतरिक्ष यान। धूमकेतु P वाइल्ड 2 के नमूने लाए गए और हायाबुसा 2 जो जापान क्षुद्रग्रह रयू से सैंपल एकत्र करके पृथ्वी पर वापस लाया गया। अब पढ़ते हैं स्लिम एंड एक्स रिज्म के बारे में। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA ने H2A रॉकेट के स्लिम मून लैंडर और एक्स रिज्म स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया हुआ है।
यह स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इनोवेटिंग मून 2024 की शुरुआत की गई है। चंद्रमा के सियोलिकेटर पर जापान की पहली सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया गया। इसका उपयोग पिन पॉइंट लैंडिंग तकनीक का प्रदर्शन करना और यह तकनीक चंद्रमा पर कहीं भी लैंडिंग को संभव बनाएगी। एक्सरेजिम या फिर एक्स रे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, जो कि जाक्सा नासा यूरोपीय अंतरिक्ष मिशन संयुक्त मिशन है, यह पृथ्वी की कक्षा से उच्च ऊर्जा युक्त एक्स रे प्रकाश में ब्रह्मांड का अध्ययन करेगा। अब आता है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में। यह नासा के परसिवरेंस मार्स रोवर के साथ भेजे गए मॉक्सी उपकरण में मंगल ग्रह का अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और मॉक्सी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला यह उपकरण रहा है। अब आता है इसके संदर्भ में कि मॉक्सी एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से आणविक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। इसके तहत मंगल के पतले वायुमंडल में इसमें पंप किए गए कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु को अलग किया जाता है। यह मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ईंधन और श्वसन हेतु ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए एक व्यवहार्य तकनीक साबित हुई है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया। आप जानते हैं जूनो मिशन के बारे में। जूनो मिशन नासा के जूनो मिशन ने बृहस्पति ग्रह के करीब 53 फ्लाई बाई पूरी की है। फ्लाई बाई मतलब एक अंतरिक्ष यान के वैज्ञानिक डेटा एकत्र करने के लिए किसी खगोलीय पिंड के काफ़ी करीब उड़ान होती है। जूनो मिशन के बारे में जानें कि जूनो मिशन का 2011 में 5 साल के लिए मिशन को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य बृहस्पति ग्रह के घने बादलों के नीचे अध्ययन करना और साथ ही बृहस्पति सौरमंडल और ब्रह्मांड में विशाल ग्रहों की उत्पत्ति या विकास का पता लगाना होता है। यह वैज्ञानिक परीक्षण के लिए बृहस्पति के धुंधले वलयों का अध्ययन करता है और अपने विस्तारित मिशन के तहत यह सितंबर 2025 तक या अंतरिक्ष यान के सक्रिय रहने पर बृहस्पति ग्रह के अध्ययन का कार्य जारी रखेगा। अब आता है K2-18b एक्सोप्लैनेट के बारे में या बाह्य ग्रह या ग्रह के बारे में। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने K2-18b नामक एक्सोप्लैनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मौजूदगी का पता लगाया। K2-18b एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर है, जो सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों को एक्सोप्लैनेट भी कहा जाता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप का अनुवर्ती या इंफ्रारेड रेंज में काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप है तथा इसके हाई रेजोल्यूशन और हाई सेंसिटिविटी उपकरण इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना बहुत पुराने दूरस्थ और धुंधले पिंड को देखने में सक्षम बनाते हैं। फिर आता है मैग्नेटोस्फेरिक सबस्टॉर्म के बारे में। मैग्नेटोस्फेरिक सबस्टॉर्म दो घटनाओं के बीच समय के दौरान अलग अलग ऊर्जावान आयनों का अध्ययन करके अंतरिक्ष में मौसम का पूर्वानुमान लगाने की सटीकता में मदद करती हैं। मैग्नेटोस्फेरिक सबस्टॉर्म एक अल्पकालिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का एक हिस्सा वायुमंडल में मुक्त होता है, जो सौर वायु या पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के बीच परस्पर क्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। यह इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो सौर वायु के वेग और सौर वायु के बदलते दबाव पर निर्भर करती है। सबस्टॉर्म औसत अवधि लगभग 2 से 4 घंटे होती है और IMF दक्षिण दिशा में होने वाला भूमिगत सबस्टॉर्म आगे की एक आवश्यक शर्त होता है। फिर आता है इसके संदर्भ में सुपर ब्लू मून के बारे में। सुपर ब्लू मून की जो घटना होती है वह 3 चंद्र घटनाओं का एक संगम होता है। इसके अंतर्गत फुल मून, पूर्णिमा, सुपर मून और ब्लू मून होता है। ब्लू मून 1 महीने के भीतर पहले पड़ने वाली दूसरी पूर्णिमा को व्यक्त करता है। यह एक दुर्लभ घटना है क्योंकि यह पूर्णिमा आमतौर पर महीने में 1 बार आती है और जब एक मौसम में 4 पूर्णिमाएँ होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। फिर आता है सुपर मून तब होता है जब चंद्रमा अपनी पेरिजी या पृथ्वी के निकटतम बिंदु में गुजर रहा होता है और उसके करीब होता है, साथ ही पूर्णिमा भी होती है। फिर आता है पेरिजी एक फुल मून या एपीजी पृथ्वी से दूरस्थ पर फुल मून में 14% बड़ा और 30% अधिक चमकदार होता है। एपीजी पर फुल मून को माइक्रो मून भी कहा जाता है और अगला सुपर मून जनवरी 2037 में दिखाई देगा। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।